जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम हो समाज में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माघे पर्व के बारे में पौराणिक प्राकृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि आदिवासी समाज की मौखिक परंपरा रही है, इसीलिए इसके दस्तूरों में भी समय समय पर और व्यक्ति व्यक्ति में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन दर्शन स्थिर है। हम लोग हो समाज में इसे माघे पर्व बोलते हैं और हिंदी में माघे पर्व। मनाने की प्रवृत्ति के हिसाब से यह त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह माघ महीने यानी कि फरवरी महीने या मार्च महीने में मनाया जाता है। मैं इसके प्राकृतिक दर्शन के बारे पहले वाले वीडियो आदि में भी जानकारी दे चुका हूँ, कुछ इसी चैनल में तो कुछ मेरे ब्लॉग वाले चैनल में। लेकिन इसमें जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि विभिन्न पक्षों को एक साथ रख कर देखेंगे कि यह त्यौहार आदिवासी दर्शन, प्राकृतिक दर्शन और विज्ञान के नज़रों में कैसे दिखती है। आदिवासी हो समाज में सृष्टिकर्ता के रूप में सिंहभोंगा को, जो एस्ट्रोएसिटिक मुंडा परिवार की सर्वोच्च शक्ति है, उसको मानते हैं। हालांकि क्रमिक विकास का सिद्धांत के अनुसार तो विभिन्न जीवों से होते हुए मानव तक का सफ़र आता है। लेकिन जैसा कि जुएल नोआ हरारे की बुक सेपियंस में हमने देखा और उस पर संबंधित मेरे कुछ वीडियो में भी हमने जाना कि समाज को एकजुट करने के लिए अदृश्य शक्तियों से संबंधित कहानियाँ बनी या बनाई गई, ताकि नई पीढ़ी के लोगों को एकजुट किया जा सके। यह डर दिखाने के लिए भी हो सकता था और जो जागरूक थे उनके लिए मान्यता को स्थापित करने के माध्यम भी हो सकते थे। लेकिन कहानियाँ तो बनी और उन्हीं कहानियों के इर्द गिर्द विभिन्न धर्मों और आस्था के लोगों की समुदाय आगे बढ़ी। तो अपने लोगों को अपनी परंपराओं के प्रति एकजुट बनाए रखने और समाज की संस्कृति को लोगों के लिए समझने योग्य बताने के लिए दुनिया के आदिवासी समुदायों में दो व्यक्तियों, एक पुरुष और एक स्त्री का उल्लेख सामान्य है, जिसे सिंहभोंगा द्वारा मिट्टी से प्रथम मानव जोड़ी बनाने संबंधी बातों का उल्लेख मिलता है। हो समाज में सिंहभोंगा ने लुकु नामक पहले पुरुष की रचना की। समाज की पौराणिक कथा के अनुसार यह व्यक्ति हम लोग उपनयना बोलते हैं, मतलब जिस तरह मशरूम आदि के बीज नहीं होते लेकिन अनुकूल वातावरण मिलने पर ज़मीन की सतह से ऊपर उगाते हैं, तो उसी तरह से मिट्टी से उत्पत्ति होने की कथा चलती है। फिर उसके पसलियों और झींगा मछली के खून से एक स्त्री की रचना की, जो उस पहले पुरुष का पत्नी बनी। पौराणिक कहानियों में कछुआ और केंचुआ की कहानियाँ भी है। हंडिया, जो चावल से बनाया जाने वाला पेय है, को पीने के बाद संतानोत्पत्ति की इच्छा जागृत होने की बात कही जाती है। धरती पर रहने, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने और वंश बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष का भेद की जानकारी सिंहभोंगा से ही मिलने की कहानी मिलती है। अब हम आते हैं फरवरी के माह में, जब सूरज धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ता है। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ों के बीच बसे गांव में एक अनोखी तैयारी शुरू होती है। यह है माघे पर्व का समय। वह बिंदु कथा, कृषि और खगोल विज्ञान एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। माघे पर्व 7 या 8 दिनों का उत्सव, जो केवल एक त्यौहार नहीं है, यह एक वैज्ञानिक अनुक्रमण है, एक जैविक घड़ी है जो हजारों वर्षों से चल रही है। आज हम इसे 3 आयामों से समझेंगे, कथा की भाषा में, प्रकृति की भाषा में और विज्ञान की भाषा में। एक अनुष्ठान जिसे हम लोग जतरा बोंगा बोलते हैं, सभी गांव में नहीं होता, तो उन गांव में 7 दिन का ही त्यौहार होता है। उस हिसाब से मैंने 7 या 8 दिन का उत्सव कहा। हो समुदाय की सृष्टि की कथा में सिंहभोंगा ने पहले लुकु हड़म की रचना की, लेकिन यहाँ एक गहरा वैज्ञानिक संदेश है। ध्यान दीजिए, लुकु हड़म अकेले थे और फिर लुकुमी बुड़ी की रचना हुई, उनकी पसली और झींगे के खून से। यह केवल कल्पना नहीं है, यह है जैविक विविधता का सूत्र। विज्ञान भी आज साबित कर चुका है कि स्वास्थ्य वंश के लिए जैविक विविधता पीढ़ी की आयु को लंबा करता है, और यदि रिश्तेदार आपस में शादी करते हैं तो आनुवंशिक दोष एक ही बच्चे में केंद्रित होकर उसे बीमार बना सकते हैं। यही कारण है कि हो कथा में दोनों की उत्पत्ति अलग बताई गई है। आधुनिक जेनेटिक्स में सहजीवन या सिम्बायोसिस की अवधारणा कहती है कि जटिल जीवन का विकास
विभिन्न जैविक घटनाओं के मिलन से होता है, ना कि एक ही जैविक घटक से। सिंगबोंगा सृष्टिकर्ता और प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति और ऊर्जा के स्रोत के रूप में सर्वव्यापी शक्ति है, जो वैज्ञानिक रूप से सही है। लुकुहड़म की रचना कार्बन आधारित जीवन की शुरुआत हम कह सकते हैं, तो लुकुमीबुड़ी की उत्पत्ति जैविक विविधता और प्रजनन की शुरुआत है। सांस्कृतिक रूप से माघे पर्व सिंगबोंगा, ग्राम देवता देसावली, जयरा, पूर्वजों के प्रति आभार, ये सब व्यक्त करने का समय होता है। यह सृष्टि की निरंतरता का प्रतीक है। प्रकृति भी मरती नहीं, लेकिन विश्राम लेती है और फिर जीवित होती है। इस पर्व में सामूहिक नृत्य होता है, पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, चावल से बना हंडिया साझा किया जाता है और समुदाय एक साथ बैठकर भोजन करता है। यह केवल उत्सव नहीं, यह सामुदायिक पुनर्गठन है। गांव के भीतर रिश्तों को फिर से मजबूत किया जाता है। विवाह योग्य युवाओं के लिए सामाजिक संपर्क का अवसर मिलता है। पुरानी शिकायतों को भुलाने और नए सिरे से शुरुआत का संदेश जाता है। यह सामाजिक रिसेट जैसा है। जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कि माघे पर्व 7 या 8 दिनों में संपन्न होता है, तो जब माघे पर्व के लिए तैयारी शुरू होती है तो उसकी शुरुआत अनादर से होती है। इस दिन पवित्र स्थल देसावली की साफ सफाई की जाती है। पूजा पाठ करने वाले दियोरी और उसके साथ खड़े होने वाले सहयोगियों की इन प्राकृतिक शक्तियों से पहचान कराई जाती है। बलि देकर इस पूजा अनुष्ठान को संपन्न किया जाता है। यह इस बात का भी संकेत है कि जंगल जिस तरह घना और झाड़ियों से भरा होता है, वहीं अपने इस्तेमाल के जगहों को साफ सफाई के साथ रखने की प्रेरणा मिलती है। इस दिन स्वच्छ देसावली का एक तरह से अभियान संपन्न होता है। दूसरा दिन गौमारा बोला जाता है। इस दिन कृषि कार्य में सहयोग देने वाले व्यक्ति और पशुओं का सम्मान होता है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो यह पारिस्थितिकी तंत्र के नाइट्रोजन चक्र को स्वीकार करने वाली बात है। भारतीय गाय बैल की उपस्थिति एक खेत में अकेले 15 से 20% उत्पादकता बढ़ा देती है। गोबर में एजिटोबैक्टर जैसे जीवाणु हैं जो वायु से नाइट्रोजन स्थिर कराते हैं, जो उर्वरकों के बिना धान की खेती के लिए आवश्यक है। यह सम्मान वास्तव में पारिस्थितिक सेवाओं का आभार है। साथ ही गाय बैल चराने वाले व्यक्ति के सम्मान में दीमक की मांद और जामुन के डालियों के बीच सांकेतिक अनुष्ठान भी संपन्न होता है। वास्तव में यह प्रकृति की ज्ञान को आदिवासी जीवन में उतारने की एक तरह से कहानी है। आप देखेंगे यदि दीमक कहीं भटक जाते हैं तो रानी दीमक एक आवाज़ निकालती है, जिससे सभी दीमक वापस मांद में लौट आते हैं। उसी तरह मांद को इस अनुष्ठान में शामिल करने का मतलब भी यही है कि गाय चराने वाला व्यक्ति और गाय बैल के बीच उसी संबंध को दर्शाता है कि जब भी गाय बैल यदि इधर उधर भटक जाएं तो गाय चराने वाला व्यक्ति के एक आवाज़ पर सभी पशु उसके इर्द गिर्द वापस आ जाते हैं। तीसरा दिन ओतेली होता है। इसमें 40 से ज़्यादा जड़ी बूटियों से बने इलिडियन का अर्पण की प्रथा है। यह पारंपरिक ज्ञान का जीवंत संग्रहालय है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में हम इसे पौधों के सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का उपयोग कह सकते हैं। ये यौगिक जीवाणुरोधी, एंटीऑक्सीडेंट और पाचन को बढ़ावा देते हैं। 40 से ज़्यादा जड़ी बूटियों का संयोजन एक सिनर्जिस्टिक फार्मूला है जो पेट की गड़बड़ी, थकान और जोड़ों के दर्द में मदद करता है। कथा भी कहती है कि लुकु और लुकुमी को इससे आराम मिला था। इसे हम प्रोबायोटिक और एंजाइमिक गतिविधि कह सकते हैं। चौथा दिन हे सकम होता है। पहले ज़माने में खाने पीने के सभी कार्य पत्तों और उससे बने चिटकियों में संपन्न होते थे, यानी कि दोनों में। तो इस दिन जंगल से पत्ते आदि संग्रह करने का रिवाज है। ये सभी उत्पाद बायोडिग्रेडेबल हैं, प्रकृति को नुकसान नहीं वरन गोबर के साथ जमीन को उर्वरकता देते हैं। गुरी पर्व ये 5वां दिन है जिसमें घर आंगन की सफाई गोबर से लिपाई पुताई करके की जाती है। यह भी बिल्कुल जैविक क्रिया है। आदिवासी प्राचीन समय से गोबर के इस एंटी माइक्रोबियल गुण को जानते थे और घर आंगन को लिपाई पुताई से साफ करने की प्रथा बहुत प्राचीन है। मारंग पर्व के दिन सिंगबोंगा, देसावली, जयरा, गोरामगैसरी के नाम पर पूजा संपन्न होता है, जिसमें घर घर के सभी लोग दर्शन देने पहुंचते हैं। सार्वजनिक नाच गान होता है। यह केवल मनोरंजन नहीं, सामुदायिक एकीकरण का दिन है और जनसंख्या की आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देता है।
विचलित जोड़े सामुदायिक नृत्य में मिलते हैं। यह विवाहित व्यवस्था की जैविक समझ है। आनुवंशिक विविधता बीमारियों के प्रतिरोध की कुंजी है। यह त्यौहार वास्तव में मानव प्रजनन की रणनीति का हिस्सा है। बासी पर्व हम लोग बोलते हैं, उस दिन घर घर में आए हुए मेहमानों की खातिरदारी में खान पान की व्यवस्था होती है। युवा गांव-गांव घूमते हैं। यह जीन प्रवाह या जीन फ्लो का प्राकृतिक तंत्र है, ना कि युवाओं का समय बर्बादी, जैसा कि पढ़े लिखे लोगों की जमात का दावा है। जब युवा गांव से बाहर जाते हैं तो वे नए जीन पूल में योगदान देते हैं। यह अंतःप्रजनन से बचाव है, मतलब अपने कुल में सिमटने से रोकती है। कथा इसे प्रेम और मिलन कहती है, लेकिन जैविक विज्ञान इसे आनुवंशिक स्वास्थ्य कहती है। सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण भी हम इन दिनों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जो लोग इन आयोजनों का हिस्सा नहीं होते वे आदिवासियों के इन विरासतों के जैविक हस्तांतरण से बाहर हो जाते हैं, जिसका खामियाजा आदिवासियों की नई पीढ़ियां झेल रही है। कई गांवों में जतरा की भी पूजा होती है, उसमें भी गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होकर पूजा में शामिल होते हैं, लेकिन ये पूजा हर गांव में नहीं होती है। और अंतिम दिन हरमंगिया संपन्न होता है। प्रथा के अनुसार इसमें वैसी आत्माओं को गांव से बाहर भेजा जाता है जिसकी ज़रूरत आदिवासी समाज को नहीं होती है। इसमें जो आवाज़ें निकाली जाती है उससे मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी कम होता है। तेज़ आवाज़ और सामूहिक क्रिया से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होती है, तनाव कम होता है। इस तरह से माघे पर्व एक तरह से प्रकृति का रीसेट का समय है, समुदाय के रीसेट का त्यौहार है। ठंड के बाद घरों और परिसर में नमी जमा होती है। एस्पार्जिलस और पेनिसिलियम जैसे फफूंद आरंभिक चरण में होते हैं। माघे पर्व के विभिन्न अनुष्ठानों में वसंत ऋतु से पहले यह डीप क्लींजिंग का चक्र है। माघे पर्व को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें वर्ष के कृषि चक्र को भी देखना होगा। यह एक खगोलीय घड़ी है। प्राकृतिक रूप से जब ज़मीनें स्टेरिलाइज हो जाती है, जिसकी शुरुआत धान की कटाई और दलहन की फसल को संग्रह करने के बाद होती है, ज़मीन को आराम देना स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया को तीव्र करती है। उसके बाद ज़मीन को पुनः धान रोपने के लिए तैयार किया जाता है। वह बाबा हेरमुट त्यौहार का समय होता है। यह समय अप्रैल मई में होता है। फिर जब कढ़न का समय आता है तब हेरो पर्व होता है। जब धान पकना शुरू होता है तब जोमनमा का त्यौहार संपन्न होता है। धान पकने के बाद खलिहानों में धान की सफाई आदि करने के बाद जब धान घरों में रख दी जाती है तब माघे पर्व संपन्न होता है। इस तरह से ये सभी त्यौहार धान के फसल चक्र से संबंधित हैं। तो बहा पर्व प्रकृति के व्यवहार से जुड़ा एकमात्र त्यौहार है। माघे पर्व हमें सिखाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई नई अवधारणा नहीं है। यह हजारों वर्षों से आदिवासी जीवन से जुड़ा एक अभ्यास है। हो समुदाय ने सर्कुलर इकोनॉमी का अभ्यास किया है। अनाज और पुआल का भंडारण करते हैं, उसकी खपत करते हैं, अवशेष को खाद और गाय बैलों के लिए उपयोग करते हैं, फिर खाद को कृषि कार्य में लगाते हैं। जबकि सोच कर देखिए कि आज की खेती में उत्पादन तो होता है, उपभोग भी, लेकिन फिर उससे कचरा पैदा होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो माघे पर्व को समझना केवल एक त्यौहार को समझना नहीं है, यह एक ऐसी व्यवस्था को समझना है जिसने हजारों वर्षों से मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखा है। जब हम लुकु और लुकुमी की कहानी सुनते हैं तो हम वास्तव में अपने डीएनए की यात्रा सुन रहे होते हैं। कार्बन से जीवन का सफ़र, फिर सरल से जटिल और अकेले से समुदाय का सफ़र। जब हम माघे पर्व के 7 या 8 दिनों के अनुष्ठानों में भाग लेते हैं तो हम जैविक घड़ी का सम्मान कर रहे होते हैं, प्रकृति का सम्मान कर रहे होते हैं। सिंगबोंगा को नमन करते हैं तो हम प्रकृति की उस शक्ति को स्वीकार करते हैं जो सब जगह मौजूद है, सर्वव्याप्त है, और उसकी शक्ति धरती के ऊर्जा केंद्रों देसावली, जयरा, सरना आदि स्थलों में केंद्रित और निहित है, जिसकी पहचान आदिवासियों ने प्राकृतिक जीवन जीने के क्रम में किया है। माघे पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति में कोई कचरा नहीं, केवल पोषक तत्व है। समय में कोई अंत नहीं, समय केवल चक्र है। और जीवन में कोई अकेलापन नहीं, केवल सहजीवन है। शायद यही वह ज्ञान है जिसे आधुनिक विज्ञान भी खोज रहा है, जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों पहले से अभ्यास में रखा है। इस तरह जब हम माघे पर्व को देखते हैं तो हमें 3 परतें दिखाई देती है। पहली परत उत्सव और परंपरा की,
दूसरी परत कृषि चक्र और उत्पादन प्रणाली की, तो तीसरी परत प्राकृतिक ऊर्जा की, प्राकृतिक शक्ति की उपासना की। यह पर्व हमें सिखाता है कि विकास केवल उत्पादन नहीं है, विकास में विश्राम, पुनर्जनन और सामुदायिक संतुलन भी शामिल है। आज आधुनिक कृषि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर हो गई है, भूमि को विश्राम नहीं मिलता, जल स्रोत सूख रहे हैं। ऐसे समय में माघे पर्व जैसे उत्सव हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति के साथ तालमेल ही अस्थायी विकास का मार्ग है। माघे पर्व कोई अंधविश्वास नहीं, यह अनुभव आधारित पारिस्थितिक ज्ञान है और शायद यही कारण है कि आदिवासी समाज सदियों तक प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रख सका है। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही, फिर ऐसे ही किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक सबों को धन्यवाद। जोहार।